This meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। यकीनन आज आपने जो क्लिक कर रहे हैं, होपफुली आपको पता होगा कि मैं आज के दिन कौन सी कंट्री कवर करने वाला हूँ। इससे पहले आपको पता है अच्छी तरीके से कि मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड बहुत काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। और मुझे ये भी अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग जो है ERSU पलेर्मो का वेट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन पोर्टल उनका चल नहीं रहा है। तो आज के दिन मैं एक कंट्री यूनाइटेड किंगडम में कवर करने जा रहा हूँ। और मैं आज के इस सेशन के अंदर नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यूके के अंदर स्टडी करना कैसा है, एक ऐसे कैंडिडेट से मैं करूंगा जिनका भी मास्टर्स रिसेंटली खत्म होने वाला है। और तो और इनका नाम है रजा। बेसिकली वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर के अंदर पढ़ रहे हैं अभी। आई बिलीव कि ये लंदन के अंदर होता है। और ये है कि थोड़ा सा हम पूछेंगे कि यूके में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली एक अलग ही डेस्टिनेशन है। यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो चैलेंजेस फेस होते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आज के दिन हम बात करेंगे रजा। इनका चैनल भी है जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सजेशन वीडियोस के अंदर आपके सामने आ रहा होगा। सो प्रोसीड करते हैं रजा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता चलूं। रजा ने जो BScs कंप्लीट किया है फास्ट से, और तो और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ये। इनको सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, BI, पावर इंजन और बिग क्यूरी रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा मुझे जिन पता था, बाकी सब रजा बताएंगे अपने बारे में। तो रजा इंट्रोड्यूस कराएगा प्लीज अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बड़ा शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और लोगों को जो है इस चैनल के तवस्सुल से मज़ीद और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले और उनके लिए बेहतर हो सके। जहाँ तक मेरे जज़ाकल्लाह, इंट्रोडक्शन का थैंक यू। ताल्लुक है, मैंने फ़ास्ट यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके हम्म। बाद सिस्टम्स लिमिटेड, फिर फूड पैंडा और उसके बाद कॉन्टोर सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान में जॉब की कराची में। 2021 के अंदर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे मास्टर्स करना है और उस वक़्त मैंने चंद मुकामी यूनिवर्सिटीज़ देखी जो कि हम्म। पाकिस्तान में मौजूद थीं। ठीक है। लेकिन फिर मुझे एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आई यूके के अंदर मास्टर्स करने की, तो मुझे जब निकलते वक़्त नीयत सिर्फ़ यही थी कि 1 साल का मास्टर्स करना है और मैं मास्टर्स करने के लिए MBA इस वजह से मैंने लिया मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस की तो नॉलेज आ चुकी थी। मैं चाहता था कि थोड़ा बिज़नेस की साइड पे अपना होराइज़न बढ़ाऊँ। तो मैं हम्म। MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ और वो इस वक़्त अपने आखिरी मराहिल में इंशाअल्लाह कुछ ही दिन बाद वो उसकी आखिरी क्लासेस भी खत्म हो जाएँगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। वी आर मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द जो है वो आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स इंशाल्लाह। तो इतनी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपके पास एक बहुत ही मशहूर एक कंट्री है, उसका नाम है एस्टोनिया, जो कि स्काइप से रिलेटेड, जहाँ पर स्काइप भी बना है। तो लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी कि आपने इतनी सारी, यू कैन ऑल्सो अफोर्ड स्टडिंग इन जर्मनी एज वेल, जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। और तो और ये है कि फिर आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया अपने मास्टर स्टडीज के लिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। यूएस की सिलिकॉन वैली मशहूर है, जर्मनी के अंदर उनकी इंडस्ट्री मशहूर है, एस्टोनिया के अपने मामलात हैं। यूके अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री और बिज़नेस की वज़ह से मशहूर है और अपने ओके। एजुकेशन सिस्टम और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की वज़ह से मशहूर है। हम्म। यूके आने का मकसद ये था कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी और प्रोसेसेस को ड्राइव करते हैं। जहाँ यूएस दुनिया ठीक की है। आईटी को सँभालता है, वहाँ यूके दुनिया के बिज़नेस प्रोसेसेस बनाने आज से नहीं, आज से जब से वो बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस दौर से सारे प्रोसेसर उनके बने हुए हैं। सही, बिल्कुल। बहरहाल ये सारी वजूहात बहुत बड़ी वजूहात है, इतना इतना मैंने उस वक़्त सोचा नहीं था आने से पहले। जो मोटिवेशन मुझे यहाँ पे लेके आई थी वो यूके का मास्टर्स था और मेरी फ़ील्ड जो थी जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, फ़ील्ड जो मैं बनना चाहता था, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता था। सही है। जब मैं पाकिस्तान में ऑनबोर्डिंग कमर्शियल फिर उसके बाद टेक्निकल ऑटोमेशन सपोर्ट वगैरह। एनालिस्ट
ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मैं रह चुका था और फिर अब मैं अपने करियर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव करना चाहता था। इस सिलसिले की कड़ी थी कि मैं मास्टर्स करने आया और यहाँ पे जो है वो एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, जिसमें से अब आखिरी सेमेस्टर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज स्पेशलाइजेशन माशाल्लाह। चल रही है, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो और ये है कि आप जैसे कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी, करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। तो इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फॉर एग्जांपल जैसे आप आपकी यूनिवर्सिटी लेते हैं, तो इनके अंदर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है? क्या इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि यूनाइटेड किंगडम का, जैसे कि आपको बता चलो फिनलैंड का होता है, स्वीडन का होता है, नॉर्वे का होता है, इसी तरीके से क्या मतलब इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है या फिर यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअली एप्लीकेशन देनी होती है? अच्छा, सेंट्रलाइज़ सिस्टम तो बहरहाल होता है, लेकिन उसकी कुछ फ़ीस वग़ैरह होती है अप्लाई करने की और एग्जैक्टली। बहरहाल उस तरीके से ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते हम्म। और यूनिवर्सिटियों में इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जब तक कि आपका ऑफ़र लेटर आ जाए। तो वो प्रोसेस के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप अपनी काबिलियत, कभी-कभार कहते हैं ना, अपनी सलाहियत को जाँचने के लिए भी अप्लाई करके देखना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ। तो सही सही। बिल्कुल। शुरू में मैं 2019 में जब अप्लाई किया करता था, मुझे पता था मुझे यूके जाना नहीं था उस वक़्त और ना मेरे हालात ऐसे थे कि मैं जा सकता था। लेकिन मैं अप्लाई सिर्फ़ इसलिए करता था कि मुझे पता चले कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ मेरे खुली हैं और कौन-सी नहीं खुली हैं। यानी कि कौन से ऑप्शंस आगे ज़िंदगी में मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस वक़्त अप्लाई करने का वो हुआ था कि मास्टर्स के लिए देखूँ कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऑप्शन दे रही हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है, चाहे आपकी जीपीए थोड़ी-सी कम हो, चाहे आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन एमबीए के लिए बिलख़ुसूस एक्सपीरियंस काउंट करता है। एग्जैक्टली। अगर आपकी जीपीए कम भी है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो एमबीए के अंदर आपको एडमिशन मिल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूके के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल करना कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है। हर आम अच्छा। आदमी यूके आ सकता है। ये कोई जो है वो जिसको कह सकते हैं मुश्किल अमल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा सही। आसान अमल है और आपकी हम्म। यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपकी जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। बस आप जो है अप्लाई सही तरीके से करें, आप फॉर्म उनका भर दें और यानी हम्म। बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है अनटिल आपका ऑफर लेटर आ जाए। जब वैसे एक ये दफ़ा ऑफर लोग। लेटर आ जाता है तो फिर उसके जी बाद जी। प्रोसेस जो आपका शुरू होता है, जिसके अंदर कैश का लेटर है, फिर बैंक हम्म। स्टेटमेंट है, फिर आइल्स है। तो वहाँ से एक तरीके से आप फिर देखने लगते हो कि अब मुझे क्या-क्या करना है। लेकिन ऑफर लेटर हासिल करना, पहला ऑफर लेटर जो होता है, कंडीशनल कंडीशनल। ऑफर लेटर होता है, बिल्कुल। वो इतना मुश्किल नहीं है बहरहाल। अच्छा, वैसे आपने आइल्स के बारे में बताया, यूके जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश है, तो यूके के अंदर क्या आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है कि आज के दौर में? अच्छा, इसमें यूके की वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूके की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कभी-कभार बन जाती है। अच्छा। ठीक है। तो वो यूपी की यूनिवर्सिटी कभी-कभार कहती है आप आइल्स ज़रूर करें। कभी कहती है कि आपने ए लेवल्स किया हुआ है और उसके अंदर आपके पास अगर ए ग्रेड है तो वही काफ़ी है। कभी कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने इनके कुछ हम्म। मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं वो कर लो तो भी आ सकते हो। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। कोई कहती है 6.5 बैंड से कम ना हो, कोई कहती है 6 बैंड से कम ना हो, कोई कहती है 5.5 बैंड से कम ना हो आइल्स के अंदर भी। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो स्टूडेंट को आने देती है, यानी कि अपने पास अच्छा। एडमिशन देती है। अब ये क्राइटेरिया आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा बहुत आसान जी जी तरीके से, आप बिल्कुल। गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम्म। लेकिन यूके की एज़ एन होल कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है कि ये ही होगा तो ही एडमिशन होगा। हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन सही आइल्स है। के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं। ओह दैट्स नाइस, ये अच्छी बात है। अच्छा, सबसे चलें, ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताइए कि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, उनके लिए कोई अलग से अटेस्टेशन करवानी होती है या फिर हमें उनको बाय पोस्ट भी मेल करना होता है यूनिवर्सिटीज को? इस ऐसे कुछ होता है इनके? कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ़ उसको स्कैन करते हैं और भेज देते हैं यूनिवर्सिटी को, अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट, यानी वो जो जीपीए वाली आपको वो मिलती है एक, हम्म। जिसके ऊपर जीपीए वगैरह लिखी हुई होती है पूरी वो, अपनी डिग्री, अपना पासपोर्ट, अपना सीएनआईसी, मुख्तलिफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, सही अपना है। एक एक चीज़ होती है एसओपी के क्यों आ स्टेटमेंट ऑफ रहे हो, पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बिल्कुल वो मुख्तसर सा 1 डेढ़ पेज का लिखना होता है कि भाई मास्टर्स बिल्कुल करने के बिल्कुल। पीछे मोटिवेशन क्या है। वो यहाँ पर आपके वो सामने शो हो रहा है, मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड वीडियो अभी आपको शो हो गई होगी, जरूर देख लीजिएगा। तो वो लेटर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें छोटी-मोटी होती है जो कि हर आम आदमी कर सकता है जिसने बैचलर्स किया हुआ है या इवन इंटर पास भी है तो वो बैचलर्स करने भी आ रहा है।
तो कर नाइस। सकता है, वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है और वो आपको ना कोई पोस्ट करनी है, ना कुछ करना है, स्कैन करना है, मोबाइल से आपने पिक्चर खींचनी है, स्कैन क्या करना है, मोबाइल से पिक्चर कैम खींचनी है स्कैनर और अपलोड कर देना है बस। चलेंगे तो बहुत इजी है वैसे भी। मुझे ऐसे लगा कि कुछ बाय पोस्ट भी आपको उनको सेंड करने होंगे। वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग के बारे में पूछना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल लेते हैं, आप 1 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो कि फुल टाइम होता है बेसिकली, लोग पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं 2 ईयर का कोर्स, तो कितने बजट के हवाले से जीबी पाउंड के अंदर होता है वैसे बताएगा? अच्छा, तो अब ये एक बहुत ही लंबा सवाल है और इसमें बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं और मुख्तलिफ एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज़ का बिल्कुल। अलग-अलग बजट हाँ, और क्राइटेरिया है। अच्छा, वैसे पहले ऑन एन सवाल के जवाब एवरेज, से पहले ऑन एन पहले एवरेज सवाल की पूछना जो चाहूँ। इसमें पिछला सवाल था, उसमें जहाँ मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट सारे पिक्चर खींचना और इतना आसान है, तो बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करने वीज़ा के ऑफ़िस में जाते हैं, तो एक बात ये ऐड कर दूँ कि वहाँ पे स्कैन करके प्रॉपर तरीके से उनको डॉक्यूमेंट सिर्फ़ दिखाने होते हैं वीज़ा ऑफ़िस को। ऑफ कोर्स बिल्कुल। बाकी पीछे यूनिवर्सिटी से ऑफ़र, इसीलिए मैंने कहा यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर लेना तो बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, वीज़ा जब आप लेने के लिए उनके पास एक अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, बस एक आपको बुलाते हैं और आपका सारा बायोमेट्रिक और आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए वो हम्म। बुलाते हैं और आपका पासपोर्ट लेते हैं आपसे। तो वो जो पासपोर्ट देने का एक मरहला होता है, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने की ऑप्शन भी होती है कि आप उन्हीं से करवा लें। 4 सही साढ़े है। 4 पाउंड वो एक्स्ट्रा लेते हैं और वो खुद आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर देते हैं सही है। और उसकी बुनियाद पे आपका वीज़ा लग जाता है और वो डॉक्यूमेंट उसी वक़्त स्कैन करके आपको वापस दे देते हैं। तो उस वक़्त आपको डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से फ़ाइल बना के एग्जैक्टली उनके पास बिल्कुल। कराना होता है। वीजा वीजा अच्छा, फाइल अब पे आपके वापस से सवाल पे आ जाते हैं बजट वाले। वैसे तो ऑन एन जहाँ तक एवरेज बजट अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि क्या जो है वो ट्यूशन फी फ्रेंडली है, क्योंकि इटली के अंदर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बताता चलूं, 400 यूरो, 350 यूरोस की एक साल की फीस होती है। तो थोड़ा सा बच्चों को एक अलग ही लगता है वैसे भी। तो यहाँ का जरा बताएं, घबराइएगा मत। तो हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को यूके में सच्ची बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ इतनी सस्ती नहीं है। एग्जैक्टली अ, बिल्कुल। इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक बात ये है कि वहाँ से निकलने के लिए कितने पैसे दे देने हैं, यानी निकलने से पहले, और बिल्कुल। फिर यहाँ पहुँच के कितनी फ़ीस अपनी भरनी है। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे अगर एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे 14,000 पाउंड चार्ज करती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की 1 साल की फ़ीस 14,000 पाउंड है। बिल्कुल ठीक इसी है। के मुकाबले में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 10,000 पाउंड वाली भी हैं, अच्छा। 14,000 वाली भी हैं, 10,000 वाली भी हैं, 9,000 वाली भी हैं और 26,000 पाउंड वाली रॉयल हॉलीवे यूनिवर्सिटी भी है। ब्रो एक एक 1 ठीक साल है। के 26,000 पाउंड, और फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को तो और उससे ऊपर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको तो भूल जाएँ, वो तो जो यानी और इससे सही भी बात ज़्यादा है। महँगी यूनिवर्सिटी। हम्म। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितना है। लेकिन हम्म। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के 14,000 पाउंड लिखे हुए हैं, तो निकलने से पहले ही 14,000 के 14,000 जमा करा देने होंगे। सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आपको 5,000 पाउंड देने होते हैं। अच्छा सही ठीक है? है। कोई डिस्काउंट वगैरह इस देते हैं फुल पेमेंट के ऊपर? ऐसा कुछ होता है ऐसा इनका? फुल पेमेंट तो नहीं, बहरहाल अगर आप 5,000 पाउंड उनको, अगर आपका सितंबर का कोर्स है और 31 मार्च से पहले दे दें, तो 1,000 पाउंड का और डिस्काउंट मिल जाता ओह है। नाइस। यानी 15,000 की फीस है तो 14,000 हो जाएगी। और अगर अच्छा। बाकी अमाउंट भी जो है वो आप पूरा पाकिस्तान से दे के पहले से चले जाएँ, तो फिर आपको 500 हम्म। पाउंड का और डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन वो ऑप्शन ज़ाहिर-सी बात है सारे लोग नहीं करते, क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता पे करना चाहते हैं पूरे साल के अंदर। हाँ और एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पहुँच गए और पैसे नहीं दिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेगी। 1 महीने बाद दे दें, 2 महीने बाद दे दें, तो अच्छा। भी चलता है। लेकिन हाँ, डिग्री लेने से पहले आपको पैसे देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इजी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मौजूद है। वैसे स्टूडेंट फ्रेंडली मतलब सिटीज कौन सी हैं जहां पर अक्सर मोस्ट सिलेक्टेड बाय मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट? अच्छा, अब यहाँ पे यूके के अंदर 2 मुख्तलिफ सिमत हैं, जो कि हम्म। जो बड़े बड़े शहर तस्वुर किए जाते हैं। एक लंदन है और फिर उसके बाद मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर। मैनचेस्टर लंदन से तकरीबन 4 घंटे दूर है। हम्म। फिर एक बीच में शहर आता है जो बिर्मिंघम है, जो भी मशहूर एक शहर है और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मशहूर है, वो 2 घंटे के रास्ते पे। सही तो है। समझ लें कि इस तरह कुछ बड़े शहर हैं और फिर उन बड़े शहरों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं सही और है। उनके अंदर मुख्तलिफ इलाके। मैनचेस्टर के अंदर अलग इलाके हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। हम्म। अ, इसके अलावा बिर्मिंघम में अलग एरियाज़ हैं और लंदन के हवाले से अलग एरियाज़ हैं। अब सही लंदन है। के करीब एक मुस्लिम फ्रेंडली एरिया, हम्म। जहाँ पे सिर्फ़ उस एरिया के अंदर, जो कि एरिया आप समझें, अगर कराची के हिसाब से हम देखें तो नाज़िमाबाद जितना होगा वो पूरा एरिया।
सही उसके है। अंदर 27 मस्जिदें हैं, 27 मस्जिदें। 27 मस्जिदों का मतलब ये होता है कि शदीद देसी माहौल है। एग्जैक्टली। पाकिस्तानी हर इंडियंस, गली में बांग्लादेश, आपको सब। हाँ, हर गली में आपको मुसलमान दिखेंगे, आपको पर्दे और बुर्के में खवातीन दिखेंगी, लंबी दाढ़ी वाले एग्जैक्टली। लोग दिखेंगे, शलवार कुर्ते में लोग दिखेंगे, ऐसा एरिया। मिनी पाकिस्तान टाइप का, जैसे क्या मिनी पाकिस्तान टाइप मिनी का। तो ऐसे पाकिस्तान ऐसे इंडिया बहुत वगैरह कुछ भी। बहुत सारे एरियाज यूके के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से एक एरिया ब्रेडफोर्ड है, एक ब्रैडफोर्ड। एरिया लूटन है, हम्म। मैनचेस्टर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं। अब ठीक ये है। अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है इंसान की। जैसे मैं लूटन के अंदर रहता हूँ इस स्टूडेंट वाले ईयर में, उस वजह हम्म। से मैंने चूज किया एक, मैं आसानी से कंफर्टेबल हो जाऊं एक एग्जैक्टली। साल। तो हाँ। एकदम से मैं एक, यानी कि बिल्कुल ही चेंज ना आए, आहिस्ता-आहिस्ता मैं एग्जैक्टली। अपने ही मुस्लिम कल्चर में रहूँ। और फिर इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कहीं और जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, और मैं यहीं रहता हूँ। तो अच्छा। ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो किसी गोरे एरिया में रह के हलाल फूड तलाश कर के खाए, या किसी एग्जैक्टली। मुस्लिम एरिया में रह के सुकून से हर उसको दुकान पता है कि यहाँ पे तो केएफसी भी हलाल है, यहाँ तो एग्जैक्टली। सबवे भी हलाल है। बर्गर किंग सही भी है? थोड़ा हलाल ये लोग देते हैं, मैंने सुना है। यूके के अंदर बर्गर किंग हलाल कुछ नहीं है, सिलेक्टेड मैकडॉनल्ड्स हलाल नहीं है, नहीं, अच्छा, नहीं यहाँ है पे वो। नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। सबवे हलाल है हमारे पास, केएफसी हलाल है हमारे पास, यानी कि ठीक है, वो ठीक है। मजबूर है, वो हाँ। मजबूर है हलाल करने के लिए उसको, क्योंकि अगर वो हलाल नहीं बेचेंगे तो अक्सरियत ही हम्म। मुसलमानों की है, तो कोई ऑफ खाएगा ही कोर्स। नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस एरिया में रहे। हम्म। कुछ लोग एग्जैक्टली। जो है वो पाकिस्तान छोड़ के इसलिए आए होते हैं कि उनको एक बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो हम्म। अपने अपने कल्चर से दूर होना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने कल्चर में रहने का शौक होता है। मैं उनमें बिल्कुल, से था बिल्कुल। जो मुझे अपने कल्चर में रहने का शौक था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लूटन में रहता हूँ और मुझे स्टूडेंट फ्रेंडली और बहुत ज़बरदस्त एरिया लगा है घर के नहीं, अंदर। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो अब चले, जैसे आपने कहा कि आप लूटन के अंदर रहते हैं, तो वैसे ऑन एन एवरेज एक सिंगल स्टूडेंट अगर रहता है, तो इसकी क्या एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी वैसे? अच्छा, अब इसमें भी 2 तरीके हैं कि एक मिनिमलिस्टिक लाइफ़ होती है, एक थोड़ी लग्ज़री लाइफ़ होती है। मिनिमलिस्टिक लाइफ़ का ये मतलब होता है एक बड़ा-सा घर होता है, उसके अंदर एक कमरा लें हम्म। और शेयर्ड अकोमोडेशन में रह लेंगे, जहाँ पे एग्जैक्टली। कमरा आपका है, घर आपका नहीं है। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। एक वो अकोमोडेशन होती है जहाँ स्टूडियो आपका होता है, उसमें किचन होता है, उसमें बाथरूम होता है और वो घर भी आपका है और आप ही उसमें रहते हो। तो नॉर्मल ये 2 वन अलग-अलग रूम, चीज़ें हैं। वन रूम वाला, जैसे फॉर एग्जांपल। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं तो तकरीबन उसका रेंट 350 300 से 350 पाउंड में आपको मिल जाता है शेयर्ड अकोमोडेशन में, लूटन में बता रहा हूँ। और अगर सही आप है। स्टूडियो लेते हैं तो 600 से 650 पाउंड का आपको स्टूडियो मिल जाता है। स्टूडियो का मतलब ये होता है कि एक कमरा है और साथ में किचन और वॉशरूम है, यानी कि अगर कोई शख्स अपनी बेगम के साथ आ रहा है तो उसके लिए परफेक्ट स्टूडियो है कि अपना घर है, अपना कमरा है, अपना सब कुछ है, किसी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन जो लड़का अकेले आ रहा है हम्म। या कोई खातून अकेले आ रही हैं, तो फिर वो एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं कि जहाँ पे सारे लड़के रहते हो, तो फिर लड़के ही लड़के रहते हैं, और अगर सारी खवातीन रहती हैं, तो सारी खवातीन रहती हो, और हम्म। उसमें से एक-एक कमरा हर किसी का हो जाता है। तो उसमें तकरीबन 350 का पड़ जाता है। ये लेंगे तो तकरीबन 600 साढ़े 600 का पड़ जाता है। नहीं, सही बात है, अब प्राइवेसी भी बहुत मैटर करती है, ऑफ कोर्स। तो ये तो अच्छी बात आपने बताई। वैसे स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑब्वियसली ब्रिटेन जो है, इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री, तो ऑब्वियसली फिर उसके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर एक साल से हैं पिछले, तो आपने कितना नोट किया है कि ऑन एन एवरेज जो है स्टूडेंट कितना अर्न कर लेते हैं? क्योंकि इटली से रिलेटेड, चेक रिपब्लिक से रिलेटेड, टर्की से रिलेटेड तो एक अलग ही है, लेकिन ये थोड़ा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है ऑब्वियसली। तो अर्निंग कितनी होगी यहाँ पर इनकी ऑन एन एवरेज अच्छा, बस? एवरेज वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम वेज जो है वो 9.5 पाउंड्स है अब। नॉट आपको बैड। 20 आवर्स काम करना अलाउड है अपनी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान। हम्म। यानी कि जो आप 1 साल यहाँ पे रहेंगे उसमें से 9 महीने आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, 3 महीने आपकी नॉन यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, यानी छुट्टियाँ होंगी। एग्जैक्टली। तो 3 महीने तो आप जितना काम करना चाहें आप कर सकते हैं, दबा के काम करो, बिल्कुल। जितना करना है। 40 आवर्स, लेकिन जो 50 आवर्स। 9 महीने हैं उसमें आप सिर्फ़ 20 घंटे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो तो अब उनके। आप हर हफ्ते के 20 घंटे यानी महीने के 80 घंटों को 9.5 पाउंड से मल्टीप्लाई कर लें, और हम्म। बाकी 3 महीने का आप खुद अपने हिसाब से सोच लें कि आप कितने घंटे 1 हफ्ते में काम करते हैं। पाकिस्तान में एक उमूमन हम्म। नौकरी करने वाला बंदा हफ्ते में 40 घंटे काम करता है। बिल्कुल। अगर इस सुबह 9 से 5 वो जा रहा है तो वो हर रोज़ 8 घंटे, और 5 दिन के बिल्कुल। वो 40 घंटे काम कर रहा है। लेकिन कुछ जान मानने वाले भी होते हैं जो शाम को मिसाल के तौर पे ऑफ़िस के बाद फूड डिलीवरी कर लेते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे उबर कहीं चला पार्ट टाइम लेते जॉब हैं। कर लेते हैं।
वो बर्ड कुछ में भी कर चला लेते जाता हैं। है, XYZ। तो वो मिसाल के तौर पे 40 की जगह 60 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो वो हम्म। 3 महीने आपके पास आइडियल अपॉर्च्युनिटी होती है कि उसके अंदर आप अपनी थोड़ी-सी फीस निकाल ली, कुछ पैसे जी जमा कर लिए, कुछ और कर लिया। तो ये इस तरीके से मामला चलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम किसी दूसरे कंट्रीज के लिए जब हम वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ये शो करना होता है, जो आपका एम्बेसडर होता है, कि वी आर गोइंग देयर फॉर द सेक ऑफ स्टडीज, और हमारा ऐसा कुछ मूड नहीं है कि भाई हम वहां स्लेब हो जाएं या फिर आपके सिस्टम पर बोझ हों। इस चीज का जरूर ख्याल करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक इटली से रिलेटेड एक स्टूडेंट की मैंने कंसल्टेंसी रखी थी, तो उसने मुझे ये बताया था, मतलब एक तरह का ऑनलाइन सेशन, पेड ऑनलाइन सेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि पेड ऑनलाइन सेशन लेना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप इजी पैसा के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये था कि मैंने उसको ये बताया था कि भाई आप लोग जो हैं, आपका एम ये होना चाहिए कि बस पढ़ना है यहाँ पर और फिर वापस कंट्री आना है, क्योंकि ऐसे वीजा एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वीजा कैसा है वैसे, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से नंबर 5th आता है, तो मतलब 5th वर्ड्स पासपोर्ट है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे देखे हैं मैंने स्टूडेंट्स को कि वो कोई स्वीडन जा रहा है, कोई नॉर्वे जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है। तो यूके का कैसा वीजा रेशियो है फॉर अस? देखिए, वीज़ा मिलना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है स्टूडेंट को। स्टूडेंट तो बहुत आराम से वीज़ा ले लेता है। ठीक है। लेकिन वीज़ा ले लिया, 1 साल यहाँ गुज़ार लिया, पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद क्या करता है? तो हम्म। उसके जवाब ये है कि मास्टर्स करने के बाद उसको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ओके। जिसकी तमाम तफ़सीलात जो हैं, ये किस तरीके से सिलसिला होता है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताई हुई है। लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बड़ा सिंपल होता है। आपको पहली दफ़ा 1 साल का वीज़ा हम्म। मिलता है और फिर सही उसके है। बाद आपको 2 साल का मज़ीद वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, अगर आप अपने कोर्सेज़ तमाम पास कर लें और अपनी डिग्री तरीके से कंप्लीट कर लें, बगैर बिल्कुल, कोई यहाँ पे क्राइम किए हुए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, मतलब ये तो है कि कोई बंदा अगर 2 साल का मास्टर्स कर रहा है या फिर 1 साल का मास्टर्स कर रहा है, तो उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 साल का करे, 2 साल का करे, उसका मास्टर्स जितना भी छोटा या बड़ा हो, लेकिन 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उसको ज़रूर ये मिलेगा। टेम्पररी रेजिडेंस होती है बेसिकली, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, रॉन्ग। वही, वही बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, फिर सवाल ये होता है। तो ये ऑफ 2 साल कोर्स। उसको हुकूमत ने दिए हैं कि कोई ऐसी कंपनी के अंदर जॉब ढूँढ ले कि जो उसे रेसिडेंस दे दे। यानी सही कि बात है। उसके लिए स्पॉन्सरशिप उसको दे दे कि सही। ये इतना काबिल शख्स है कि हम इसको मुल्क में रखना चाहते हैं और हम्म। हम इसको अपनी जॉब के लिए इस मुल्क के अंदर 5 साल का दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि वो उसे वीज़ा दे। तो फिर बिल्कुल। हुकूमत उसकी कंपनी के नाम पे आपको 3 साल का वीज़ा देती है और फिर अगर वो आप 3 साल इंसानों की तरह फिर रहते हैं बगैर कोई क्राइम किए हुए, तो फिर 2 हम्म। साल का और वीज़ा देती है, तो 5 साल आपके मुकम्मल हो जाते हैं। वो 5 साल मुकम्मल होने के बाद आपको जी। मिल जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आईएलआर। ठीक है। उस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का मतलब होता है अब आपको इस मुल्क से कोई नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद रहना चाहें और इल्ला इसके कि आप कोई क्राइम ना कर लें। सही है। उस 1 साल के यानी वो तो फिर ज़िंदगी भर के लिए आईएलआर मिल जाता है। उसके हम्म। 1 साल के बाद आपके पास चॉइस होती है अगर आप पासपोर्ट लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। बहुत सारे मुल्क से अच्छे-अच्छे लोग आते हैं जो पासपोर्ट नहीं लेना चाहते यूके का। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जैसे पाकिस्तान में डुअल नेशनैलिटी अलाउड है। बिल्कुल सही हम बात है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रख सकते हैं और यूके का भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही कुछ है। मुल्क ये कहते हैं अगर आप यूके का पासपोर्ट लोगे तो फिर हमारे आप सिटीज़न नहीं हो। सही, बिल्कुल, इनका अपना हमारे लॉज है, बिल्कुल। सिटीज़न हो। तो वो अपना मुल्क छोड़ो और फिर वहाँ के सिटीज़न बनो अगर बनना है तो। हाँ, बिल्कुल, वो तो फिर नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है एक तरह का। उस सूरत में वो मुल्क जो है मुश्किल में फँसते हैं, उनके सिटीज़न मुश्किल में फँसते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आसान ऑप्शन है। हम अगर वो 6 साल गुज़रने के बाद, जब हमें हम्म। स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है, हमारे सारे मामलात ठीक हो चुके हैं, उसके बाद हमारी ऑप्शन है कि हम जो है वो पासपोर्ट ले लें या पासपोर्ट जो है वो ना लें, अब बिल्कुल मर्ज़ी सही है। बात है। और अगर 2 पासपोर्ट रख भी लेते हैं, तो हमारा मुल्क हमें इस बात की इजाज़त देता है डुअल नेशनैलिटी की। बिल्कुल। सिर्फ़ आप शायद पार्लियामेंट में एमपी और एमएनए के लिए खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन करते हुए, अगर आपने डुअल पासपोर्ट लिया, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान जाके। हाँ, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इनके अपने नेचुरलाइजेशन के लॉज होते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लॉज होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, आपको बताता चलूं, जो कि कहते हैं कि भाई हम पासपोर्ट तब तक नहीं दे सकते जब तक आप अपनी प्रीवियस नेशनलिटी खत्म ना करो। जापान उसके अंदर से एक वाहिद मुल्क है जो कि कहता है कि भाई प्रीवियस नेशनलिटी आपको खत्म करनी है, डुअल नेशनल, ठीक है, डुअल नेशनलिटी का कोई नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो एक्सेप्टेंस के, वीजा एक्सेप्टेंस के बारे में आपको क्या लगता है कि कभी कोई मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग सारे के सारे लेजिट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें,
अप्रोप्रिएट बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, तो आपको लगता है कि चांसेस हमारे बहुत अच्छे हैं वहां पर? 100% चांस है, कोई मसला ही नहीं है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी किसी भी बता दें, क्या है अमाउंट, क्या है वैसे? बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट ये होती है कि आपने ये दिखाना है कि मैं फीस भर सकता हूँ हम्म। और मैं यहाँ पे 1 साल रह सकता हूँ। सही है। तो बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है कि अगर आप लंदन के सेंटर में रह रहे हैं, जो कि बहुत ही कम लोग रहते हैं, तो वो हर महीने के 1097 पाउंड्स 1097 पाउंड्स सही है। मल्टीप्लाई बाय जितने महीने उनका कोर्स है, जैसे 9 महीने का कोर्स है। हम्म। अगर 9 महीने से ज़्यादा भी है तो भी 9 महीने के ही पैसे दिखाने हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप शुरू के 9 महीने आपके सेफ होने चाहिए, बाकी हमें मसला नहीं है, उसके बाद हमें लगता है कि आप थोड़ा बहुत खुद भी कमा लोगे। बिल्कुल। तो 1097 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर आप सेंट्रल लंदन में रहते हो, और अगर आप सेंट्रल लंदन में नहीं रहते, जैसे हम सब हैं, बाहर ही रहते हैं, कोई मैनचेस्टर रहता है, कोई बर्मिंघम रहता है, कोई लुटन रहता है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो वो हम्म। 1023 पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 9 अपने अकाउंट में जमा करेगा, नंबर 1। सही नंबर है। 2, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फीस है 14,000 पाउंड, सही है। उसमें से वो 5,000 पाउंड दे के आया है, बाकी कितने रह गए? 14,000 तो 9,000 रह गए ना हमारे। 9,000 रह गए। तो अब वो उसे 9,000 भी अपने अकाउंट में शो करने हैं, सही है। ठीक है? तो 9,000 वो हो गए जो उसकी फीस बाकी है, हम्म। और 9,000 वो हो गए जो उसका एक 9 महीने का अखराजात है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सही है? तो ये कितने हो गए? 18,000 पाउंड। ऑलराइट। 18,000 या 19,000 पाउंड या जितना भी बनता है, हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग होगी, हर यूनिवर्सिटी का अलग वो होगा। तो हम्म। उस हिसाब से उसकी जितनी अमाउंट बन जाएगी, इतने की वो बैंक स्टेटमेंट बनाएगा और फिर वो बैंक स्टेटमेंट दिखा देगा। चलें, अच्छा बिल्कुल इसके ऊपर। तो अब ये देखें, सारी की सारी चीजें मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेजर चीजें हैं। आपको जैसे पता है कि इटली के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। प्रूफ ऑफ फंड्स तो शो करना होता है, उसके साथ सोर्स ऑफ फंड्स भी शो करना होता है। क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि सोर्स ऑफ फंड्स आपको शो करना है 6 महीने के लिए, फ्रीज करके रखना है पैसों को, नहीं, ट्रांजेक्शन जो सिर्फ करेंगे? 28 दिन का बैंक स्टेटमेंट बनेगा आपका। ब्रो। 28 डेज़ का बैंक स्टेटमेंट बनता है। उसमें कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे डाले उस अकाउंट में, उसके हाँ। 1 दिन बाद से आपने अपना वो बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले को कहा कि 1 दिन बाद सही से है। दो, उस पेमेंट को मत दिखाओ, और 28 दिन जैसे ही गुज़र गए, उसके बाद आपने वो बैंक स्टेटमेंट की तस्वीर ली और वो आपने यूनिवर्सिटी को जमा करा दी। और फिर बाद में जब आपकी एम्बेसी ने माँगी तो उनको भी जमा करा दी। तो वो क्या 28 बात दिन है। आप 1 महीना 5 दिन रख लें, 1 महीना 10 दिन रख लें, 2 महीने रख लें, जितना रखना है रख लें, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल वो अ, उनका क्राइटेरिया ये है कि हमें 28 दिन का स्टेटमेंट, रीसेंट स्टेटमेंट 28 दिन का दिखा दो कि आपके पास इतने पैसे अकाउंट में थे। ये तो बहुत अच्छा चाहे है। वो आपका अकाउंट हो, आपके वालिद का अकाउंट हो, आपकी वालिदा का अकाउंट हो, या कोई भी ब्लड रिलेशनशिप आपकी जिसके साथ होती है उसका अकाउंट हो, और वो ये लिख के दे दे कि मैं स्पॉन्सर स्पॉन्सर अ, सर्टिफिकेट, हाँ, लेटर अपने वगैरह, एफिडेविट पे। बस ऐसे ही एक एक कागज़ में लिख के दे दे कि भाई, या एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट लिख के दे दे हम्म। कि मैं इस बच्चे के, इस अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने हम्म। भाई के, अपनी बहन के पैसे और इसकी फ़ीस के अखराजात मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, और ये जो अकाउंट में सही है। ये पैसे ये मेरे अकाउंट से देखे जाएँ इसकी फ़ीस के लिए, तो वो भी बिल्कुल चल बिल्कुल। जाता है। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। अब टेंशन नहीं है, जैसे कि इटली के अंदर होता है ये कि आपको 6 महीने तक की ना लास्ट ट्रांजेक्शन देनी होती है। टर्की के अंदर भी थोड़े से इजी है, लेकिन होता ये है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इधर ही मार खाते हैं, और प्रूफ ऑफ फंड्स एक बहुत ही लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे होपफुली आप लोगों को जितनी भी बातें हैं थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेशन अच्छा लगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे रखें। बहरहाल इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है वो यूट्यूब का लिंक भेज दिया है। इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको पता चलता रहेगा कि डे टू डे स्टूडेंट्स ये अपलोड करते रहते हैं अपने व्लॉग्स, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव मुझे इनकी बातें लगी हैं। तो ज़रूर देखिए। तो रज़ा, मुझे बताइए कि आप इंटर जो अपकमिंग फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो कि यकीनन सितंबर इनटेक के अंदर आपको देखकर अप्लाई यकीनन करेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे वैसे? नंबर 1 एडवाइस ये है कि बैचलर्स करने के लिए ना आएँ, हम्म। क्योंकि उसके अंदर आपका तकरीबन 1 डेढ़ करोड़ रुपए फीस में चला जाएगा। नंबर 2 एडवाइस ये कि मास्टर्स करने के लिए आएँ, उसमें हम्म। काफ़ी कम पैसे लगेंगे, सही और है। उसमें से ज़्यादातर पैसे आप जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान से दे देंगे, जो सही बाकी है। बच जाएँगे बिल्कुल वो यहाँ बिल्कुल। कोशिश करके कुछ उसमें से हिस्सा यहाँ से भी दे सकते हैं। हम्म। लेकिन बैचलर्स करने के बाद फ़ौरन ना आ जाएँ। सही है। अगर आप फ़ौरन आ जाते हैं किसी वर्क एक्सपीरियंस के बगैर, तो आपको
1 साल का वीज़ा और फिर 2 साल का वीज़ा तो मिल जाएगा। फिर 3 साल के बाद क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना, कभी भी फिर नहीं वापस मिलेगा। मुल्क जाना पड़ेगा। तो हम्म। बेहतर ये है कि ऐसा कुछ करके आएँ अपने मुल्क से कि जिसके बुनियाद पे आपको यहाँ जॉब मिल सके। और ऐसा कुछ करने का मतलब ये होता है कि 3 साल अच्छे तरीके से किसी अच्छी कंपनी के साथ या मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुंसलिक रहें, सही है, काम को बिल्कुल सीखें, बढ़ाएँ, बिल्कुल अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, अपनी जो स्किल सेट है उसको बेहतर करें। बिल्कुल इतने बिल्कुल। काबिल बन जाएँ कि कल को यूके में कंपनियाँ आपको ढूँढने कि हाँ, ये मुझे बंदा चाहिए और मैं इसको वीज़ा देने के 5 साल का तैयार हूँ। तो अगर आप इस बुनियाद पे आएँगे, तो बहुत आसान है, आपका जो मामला है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बुनियाद पे फ़ौरन से दौड़ के आ गए कि भई बैचलर्स खत्म हुआ है और अभी एक हम्म। जॉब भी नहीं की और सीधा मास्टर्स के अंदर दौड़ पड़े, तो चांसेस बहुत कम हो जाएँगे यहाँ आके कि आपको 1 साल का वीज़ा तो मिल गया, फिर 2 सही है, साल का और मिल गया, लेकिन फिर 3 साल के बाद क्या करेंगे? सही बात है, तो बिल्कुल। फिर उस दरमियान फिर लोग मैंने देखा है कि अच्छे-अच्छे मास्टर्स किए हुए रोबोटिक्स के अंदर मास्टर्स किए हुए लोग डोमिनोज़ के अंदर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो ओ। क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का? तो रियलिटी ऐसी नहीं है कि यूके आ जाएँ और कोई यानी यहाँ पे तो वीज़े बँट रहे हों जैसे, ऐसा नहीं है। हाँ। वीज़ा शुरू में स्टूडेंट वीज़ा बँटेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का बँटेगा, उसके बाद क्या करेंगे? देयर इज उसके नो बाद सच आपको थिंग। एक बहुत बिल्कुल अच्छी कंपनी में ऐसी कंपनी में जॉब हासिल करनी है कि जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे। बिल्कुल सही तो बात है, उसका बिल्कुल। हेल्प है कि आप अपने मुल्क से इस तरीके से जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन करके आएँ कि आपको अपने पीएसडब्ल्यू तक भी ना जाना पड़े, उससे पहले ही आपको कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा। हम्म। मुझे मई के अंदर जॉब मिल गई थी। माशाल्लाह जब माशाल्लाह। मेरे तकरीबन इस मुल्क में 7 महीने कंप्लीट हुए होंगे। यानी मेरा भी मास्टर्स भी बस कंप्लीट होने के करीब था। तो उस वक़्त मुझे सही जॉब है, की ऑफ़र आ चुकी थी। तो सही ऐसा है। भी होता है, ऐसा नहीं है मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा कि आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर नहीं आप नहीं नहीं। बिल्कुल ही नए ताज़े बगैर किसी वर्क एक्सपीरियंस के आ जाएँगे तो फिर मुश्किलात आपके लिए बन सकती हैं। इससे बेहतर ये है कि आप 3 साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेके इस मुल्क में आएँ, तो उसके बाद फिर आपके आगे के रास्ते हमवार हो सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल। सो अच्छा, रज़ा का जो है बहुत ही डीपली ये हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इनकी जो है, आप अगर चैनल देखें तो उसके अंदर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, वीज़ा प्रोसीजर से रिलेटेड, वन बाय वन करके एक बहुत लंबे लंबे सेशंस इन्होंने रखे हुए हैं। और तो और ये जो है वो मुख्तलिफ जो कंट्रीज के अंदर जो इनकी सेम फील्ड से रिलेटेड हैं, इनके साथ ये कोलैब करते रहते हैं। तो ज़रूर चेक कीजिए, इनको फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, आपको डे टू डे पता चल जाएगा अच्छी तरीके से कि जो भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस फेस करते हैं स्टूडेंट्स यूके के अंदर पढ़ते वक्त। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रज़ा, इट्स बीइंग एन ऑनर फॉर मी कि आपने अपना इतना हेक्टिक स्केड्यूल में से टाइम निकाला। अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके। और तो और दोस्तों, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोस बनाता रहूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि और फर्दर कौन कौन सी कंट्रीज को मैं करूं, क्योंकि देखें अभी से मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूके, मैं हंगरी, चेक रिपब्लिक और फिनलैंड, और अपकमिंग डेज में मैं इंशाल्लाह टर्की भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरे इस चैनल को देखा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों से, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। टाइम स्टैम्प्स के अंदर मैं जो है ये वीडियो कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी क्या है। तो वंस अगेन दोस्तों, आपके कीमती वक्त का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।